सभी का एबीबी लर्निंग ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपने 10th क्लास का तीसरा चैप्टर है वो शुरू हो चुका था, जिसका नाम है धातु और अधातु। इसमें हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म पिछली क्लास में हमने पढ़ दिए थे। अब जो अपने आज की जो नई हेडिंग होगी वो है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। इसके अंदर भी अपने जो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे वो है धातुओं का धातुओं का दहन, या हम इसे कह सकते हैं कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। कि किसी भी पदार्थ का अगर हमें दहन करवाना है तो दहन करवाने के लिए उस पदार्थ की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होना जरूरी है। कि कोई भी पदार्थ है बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल नहीं सकता। उसको जलाने के लिए या उसके दहन करने के लिए अपने ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। कि जो धातु होती है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है, तो हम कहेंगे धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड। तो इसकी परिभाषा के रूप में ये लिखेंगे कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे अपने बात करें कि कॉपर धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो के साथ अभिक्रिया करती है तो कॉपर कॉपर सेकंड ऑक्साइड काले रंग के पदार्थ का निर्माण होता है। काले रंग के पदार्थ का निर्माण होता है। अब इसके नीचे होता है, इसके नीचे इसकी अभिक्रिया लिखेंगे। तब तक आप एक बार इतना लिख सकते हो। तो अब अपने इसकी अभिक्रिया लिखेंगे। जैसे कॉपर कॉपर का होता है Cu, और इसकी ऑक्सीजन के साथ में, या हम ये कह सकते हैं कि इसका हमने दहन करवाया और दहन करने के बाद में क्या बनेगा, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। तो CO की +2, O की होती है -2, दोनों की संयोजकता क्या है, सेम है। तो इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा, CuO बनेगा। इसको अपने बोलेंगे कॉपर सेकंड ऑक्साइड। इसको अपने कॉपर सेकंड ऑक्साइड बोलेंगे। और इसका जो रंग होता है वो कैसा होगा, काले रंग का। तो ये बनेगा वो कैसे रंग का बनेगा,
अपने ये कह सकते हैं काले रंग का बनेगा। इसी प्रकार जब अपने एल्यूमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, देखो जो कॉपर है वो धातु है, और ये ओ क्या ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया, धातु ऑक्साइड। तो इधर अपने लिख सकते हैं कि धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जैसे CuO की प्रकृति कैसी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो धातु है अगर उसके आगे ए लगा हुआ है, ए धातु है तो अम्लीय होगी। अगर सीधा धातु दिया हुआ है तो वो कैसी प्रकृति होगी, क्षारीय होगी। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्षारीय प्रकृति होती है। इसके बाद में अपने बात करें, आप नेक्स्ट लाइन से लिखोगे कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, हम यहाँ पे एल्यूमिनियम का दहन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो अपने यहाँ पे बात करते हैं, जो एल्यूमिनियम है वो Al होगा, और प्लस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन है यानी O2। तो ये एल्यूमिनियम ने जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करनी है तो क्या बनेगा कि एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है +3 और O की होती है -2। तो 2 जाएगा Al के नीचे और 3 जाएगा O के नीचे, कि सर O2 है, ये तो इसका प्रतीक है। लेकिन यहां पर जो यौगिक बनेगा वो Al और O के मिलने से बनेगा। तो हम इसमें लिख देंगे Al2O3, Al2O3 होगा ये। तो इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कि देखो कुछ जो अपने धातु ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। और कुछ अधातु ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। लेकिन जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना बना है, तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, ना तो क्षारीय होगी और ना अम्लीय। मतलब ये दोनों ही प्रकृति दर्शाता है, अकेला एक प्रकृति दर्शाता नहीं है। तो हम इसको यही बात इसके आगे लिखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय, अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की कौन कौन सी, एक तो अम्लीय भी और क्षारीय भी, दोनों प्रकार की प्रकृति एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की। चलो यहाँ पे आ गया अम्लीय क्षारीय, तो अपने यहाँ पे लिख देंगे दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाता है।
तो अब अपने इसी के आधार पर कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय प्रकृति भी दर्शाते हैं और क्षारीय प्रकृति भी दर्शाते हैं। अम्लीय गुणधर्म भी होते हैं और उनके क्षारीय गुणधर्म भी होते हैं। तो उनको अपने बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे धातु ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार के ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया कर लवण व जल बनाते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया कर लवण व जल दोनों बनाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ये किसकी परिभाषा हो गई? अपने उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा हो गई। उदाहरण जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको अपने लिखते हैं Al2O3। और दूसरा इसका जो उदाहरण होता है वो है जिंक ऑक्साइड। और जिसका सूत्र होता है ZnO। तो ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेंगे और क्षार के साथ में भी अभिक्रिया करेंगे। ये दोनों के साथ में अभिक्रिया करते हैं। तो इन दोनों की अभिक्रिया हम नीचे लिखेंगे। आप या तो साथ साथ में लिख सकते हो या अपने वीडियो को रोककर उसको वापस लिख सकते हो आप। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसकी मैंने अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई और अम्ल हमने कौन सा लिया? HCl। और HCl का नाम क्या होता है आपको पता भी है? हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीर का निशान कि इसका Al और इसका Cl दोनों आपस में मिलकर बनाएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। कैसे? क्योंकि जो Al की संयोजकता होती है वो +3 होगी और क्लोरीन यानी Cl की संयोजकता है वो -1 होती है। तो 3 जाएगा Cl के नीचे और 1 जाएगा Al के नीचे। तो ये बनेगा अपने पास में लवण बनेगा। प्लस में और क्या बचा? और यहाँ पे बच गया इसका H और इसका क्या बच गया अपने O। तो H और O दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे? H2O। इसको अपने बोलेंगे जल। तो लवण प्लस में क्या बना देंगे? वो जल बना देंगे। और इसका नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसको अपने बोलेंगे क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके बाद में अपने कि अभी जो बात की है वो है
कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने अम्ल के साथ में की। अब इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया Al2O3 की अभिक्रिया क्षार यानी NaOH के साथ करेंगे। तो तीर का निशान क्या बनेगा कि NaAl कि इसका तो Na और इसका Al और O2 कि NaAlO2 और प्लस में वही क्या बनेगा अपने जल का निर्माण होगा, तो ये जल बनेगा और जल का सूत्र है अपने H2O होता है। कि यहां पर जो लवण बनेगा इसका तो नाम है सोडियम और AlO2 को बोलते हैं एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट तो सोडियम एल्यूमिनेट और ये होता है इसका लवण, ये होगा जल। और यहां पर अपने क्षार के रूप में क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बार आप इतना लिख सकते हो, उसके बारे में पढ़ा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो अधिकांश धातु ऑक्साइड होते हैं वो जल के अंदर घुलनशील नहीं होते, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड होते हैं जो जल के अंदर घुलकर कि वो जल के अंदर घुलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। तो अपने वही लिखेंगे क्या कि अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होते, के अधिकांश धातु ऑक्साइड है वो जल के अंदर घुलते नहीं है, घुलनशील नहीं होते, लेकिन सोडियम व पोटेशियम के ऑक्साइड जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन से आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे पोटेशियम होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम होगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जैसे हम बात करें कि सोडियम ऑक्साइड है मेरे पास Na2O, ये जल के अंदर घुलनशील होता है और क्या बना देगा कि सर यहां से Na और ये HOH, क्योंकि हमें पता है जल किस में टूटता है, H+ और OH माइनस में, तो ये बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और इसकी अपने बैलेंसी या अपने इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे दो लगा देते हैं कि इसका एक OH ये होगा और एक O और H ये मिल जाएगा, तो क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। या हम ये कहें कि सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनाते हैं। इसी प्रकार हम बात करें पोटेशियम ऑक्साइड,
ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा और बना देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके आगे अपने टू लगा देंगे। तो इसमें जो सोडियम और पोटेशियम के जो हाइड्रो सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। उनके हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। कि सभी धातुएं हैं कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ में एक ही गति से अभिक्रिया नहीं करती। कि कुछ धातुएं होती है वो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। और इसको आप लिखोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप स्टार भी बना सकते हो कि यहां से अपना क्वेश्चन बनता है कि सोडियम व पोटेशियम धातु को वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन के साथ तिरप गति से अभिक्रिया कर। क्योंकि वायु के अंदर कौन सी गैस होगी कि सर ऑक्सीजन गैस होगी, तो ऑक्सीजन के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती है। कौन पकड़ लेती है, सोडियम और पोटेशियम धातु। ठीक है। इसका इसका हवा या वायु के साथ संपर्क खत्म करने के लिए इसे केरोसिन केरोसिन को अपने सामान्य भाषा में अपने क्या कहते हैं, मिट्टी का तेल भी कहते हैं। जो डिपो पर मिलता है केरोसिन के तेल, या इसी को अपने क्या लिख सकते हैं, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। डुबो कर रखा जाता है। तो हवा के साथ संपर्क तोड़ने के लिए क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती है। तो कई बार लैब के अंदर अगर आपको सोडियम या पोटेशियम का टुकड़ा मिल जाए तो उसे कभी भी डायरेक्ट जेब के अंदर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जैसे ही वह जल के साथ में या ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो वह जलना स्टार्ट हो जाएगा और जिससे आपको हानि पहुंच सकती है। इसके बाद में अपने आगे बात करेंगे कुछ जैसे महत्वपूर्ण धातुएं हैं जिनमें अपने बात करें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉमा जिंक धातु और लेड धातु। ये अपनी जो इतनी धातुएं हैं ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर इनकी सतह पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर
इनके ऊपर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। जो इन्हें पुनः ऑक्सीकरण से बचाती है। किन्हें? इन धातुओं को। पुनः ऑक्सीकरण से बचाती है। कौन? ये ऑक्साइड की जो पतली परत होती है वो। पर कुछ धातुएं होती है जिन पर जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जैसे अपने बात करें कि जो आयरन धातु होती है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। लेकिन आयरन का चूर्ण आयरन का चूर्ण जब जलती हुई ज्वाला के पास डाला जाता है तो वो तीव्र गति से जल उठता है। इसके अपने आगे लिखेंगे। आयरन धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। मतलब उसका दहन। यहां पर भी ऑक्सीजन नाम आए तो आप ये समझ लेना कि उसका दहन हो रहा है। कि आयरन धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। लेकिन आयरन धातु का चूर्ण बर्नर की ज्वाला पर डाला जाता है अपने ब्लैक कलर का मार्कर है वो यूज कर लेते हैं क्योंकि इसमें इंक थोड़ी कम है बेटा। तो क्या था ये? चूर्ण बर्नर की ज्वाला पर डाला जाता है तो आयरन। ये ठीक है। हाँ। तीव्र गति से जलने लगता है। आयरन धातु का वैसे तो क्या नहीं होगा, दहन नहीं होगा। लेकिन आयरन को पीस कर उसका बारीक चूर्ण बना ले तो उसका तीव्र, फिर उसको बर्नर की ज्वाला पर डालते हैं तो उसका तीव्र गति से दहन होता है। इसी प्रकार से क्या है कि कॉपर का दहन नहीं होता। कॉपर धातु का भी दहन नहीं होता। तो आप इनको जैसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके इनको याद रखना है आपको। जैसे इसमें हमने याद रखा था किसको? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड को। ये क्या होते हैं कि इन पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड की पतली परत बनना स्टार्ट हो जाती है। कि कॉपर धातु का दहन नहीं होता।
लेकिन लेकिन धातु पर, कोई भी धातु होगी, धातु पर कॉपर सेकंड ऑक्साइड की काले रंग की परत का निर्माण हो जाता है। काले रंग की परत का निर्माण हो जाता है। और इसमें अपने बात करें कि जो सिल्वर और गोल्ड है, सिल्वर धातु और गोल्ड धातु है, वो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो आप भी लिख लो मेरे साथ साथ में कि सिल्वर किसको बोलते हैं? चांदी को। और चांदी का जो प्रतीक होता है वो होता है एजी। सिल्वर व गोल्ड यानी एयू धातु अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो ये हमने देखा कि जब धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो किस किस प्रकार से होती है। उसके अंदर हमने कहा कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, और कुछ धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो एक उभयधर्मी वाला इंपोर्टेंट है। एक ये सोडियम और पोटेशियम धातु को मिट्टी के तेल में या केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है? हवा के साथ संपर्क में तोड़ने के लिए, क्योंकि ये अगर वायु के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो ये आग पकड़ लेती है। फिर हमने ये देखा कि इसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये तीनों धातुएं होती हैं, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण कर लेती है। आयरन धातु है, उसका चूर्ण जब ज्वाला के ऊपर डालते हैं तो उसका दहन हो जाता है। और कॉपर जो धातु होती है, वो किसी भी धातु के ऊपर कॉपर ऑक्साइड के काले रंग की परत का निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार हमने देखा कि जो सिल्वर होती है, चांदी, और गोल्ड यानी सोना होता है, वो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करती। तो हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, पर लेकिन आपको क्या करना है, डेली रिवीजन करना है, इसको अच्छे से याद करना है, इसकी अभिक्रियाएं हैं वो लिखकर देखनी है। तो अपने थोड़ा थोड़ा डेली करते जाएंगे और आप भी उनका साथ साथ में रिवीजन करते जाना। आपको ये क्लास कैसी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और इस क्लास से संबंधित अगर कोई आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो अपने YouTube चैनल एबीबी लर्निंग हब को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि आने वाले वीडियो पे आपके नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे।